हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्प चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम करें क्लास 11th की केमिस्ट्री को और आज से स्टार्ट करने वाले हम इसका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है द्रव्य की अवस्थाएं, यानी कि स्टेट्स ऑफ मैटर्स। अब बात आती है कि आखिर द्रव्य की अवस्थाओं का क्या अर्थ होता है। हमने पिछली क्लासेस में और स्टार्टिंग में जब केमिस्ट्री स्टार्ट करी थी तो फर्स्ट चैप्टर में ये आपको बातें डिटेल में बताई थी। तो एक बार शॉर्ट में इन सब चीजों को मैं आपके सामने रख रहा हूं जिससे आपका अच्छे से हम कह सकते हैं वो चीजें आपको रिवाइज हो जाए और इस चैप्टर में वो आपके काफी काम आने वाली है। तो द्रव्य की अवस्थाएं, द्रव्य की अवस्थाएं, आप जानते हैं कोई भी जो द्रव्य होता है वह बना हुआ होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर के, और कोई भी छोटे छोटे कण जो होते हैं वो या तो अणुओं से मिलकर के बने होते हैं या परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। अब हमारे ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं वो या तो अणु अथवा परमाणुओं से मिलकर के बनी हुई है। यह चर्चा हम पहले भी कर चुके थे। अब बात आती है कि जब ये अणु और परमाणु से मिलकर के पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है तो ब्रह्मांड में हम देखते हैं सामान्यतः हम कहते हैं कि हमें जो पदार्थ हैं वो तीन अवस्थाओं में मिलते हैं, एक ठोस अवस्था, एक द्रव अवस्था और एक गैस अवस्था। और इन तीनों अवस्थाओं को यदि हम कहें एक ही शब्द से निरूपित करें तो उसको हम कह देते हैं द्रव्य। यानी कि द्रव्य की तीन अवस्थाएं हो सकती हैं, ठोस भी हो सकती है, द्रव भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है। तो द्रव्य की अवस्थाओं में यदि हम बात करें तो पहली अवस्था हमारी हमने कहा ठोस, जिसे हम कहते हैं सॉलिड, ये हमारी हो गई सॉलिड। दूसरा हमारा क्या हो गया जिसे हम कहते हैं द्रव, इसे कहते हैं लिक्विड। और तीसरी जो अवस्था होगी उसे हम कहते हैं गैस, और इसको भी क्या कहेंगे, गैस। तो तीन अवस्थाएं पता तो आपको सबको है कि ठोस अवस्था, इसके एग्जाम्पल है आपके अगल बगल मैक्सिमम चीजें। जैसे आप देखिए आपके पास कुर्सी होगी, मेज होगी, टीवी होगा, पेन होगा, पत्थर होगा, पंखा होगा, दीवारें होंगी, ये सब ठोस अवस्थाओं में आती हैं। द्रव अवस्थाएं कौन सी हैं आप जानते हैं, जैसे जल हो गया या ऑयल्स हो गए, वो सारे के सारे द्रव अवस्थाओं में मिलते हैं। और तीसरी अवस्था कौन सी है, गैस। आप विश्वास मानिए सबसे अधिक मात्रा में हमारे पास यही है। आप जिस कमरे में स्थित होंगे वहां पर जो सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होगी वो गैस ही होगी। तो ये तीन हमारी क्या है, द्रव्य की अवस्थाएं हैं। अब बात आती है कि आखिर यह अवस्थाएं या द्रव्य की ये तीन अवस्थाएं का क्या कारण है। क्या कारण है कि जिन वस्तुओं को हम ठोस कह रहे हैं तो ठोस से हम क्या समझते हैं। एक तो ये दिखने वाली बात हो गई कि वो चीज, ये चीज क्या है, ठोस है, मेरा बोर्ड क्या है, ठोस है। लेकिन इस मार्कर के अंदर जो इंक भरी हुई है वो कैसी है, द्रव अवस्था में, लिक्विड फॉर्म में। और हम कह रहे हैं जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं या जो गैस हम इंटेक कर रहे हैं सांस लेने के रूप में, वो क्या है, गैसीय अवस्था में। लेकिन इनमें मूल अंतर क्या है, क्योंकि एक बात हमने की पॉइंट स्टार्टिंग में आपको बता दिया कि कोई भी पदार्थ जो होता है वो अणु अथवा परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है। तो फिर जब सब चीजें अणु परमाणु से मिलकर के बनी हुई है तो इनमें अवस्थाओं का इतना अंतर क्यों है। तो इसको हम एक बार दोबारा से डिफाइन कर रहे हैं। हमने आपको पहले बताया था कि ठोस अवस्था में यदि पदार्थ या द्रव्य की ठोस अवस्था है तो इसमें अणु या परमाणु एक दूसरे से अत्यंत समीप पर स्थित होते हैं, इस प्रकार से स्थित होते हैं। ये एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं। द्रव में कह लीजिए तो ये थोड़े एक दूसरे से हम कह सकते हैं थोड़ी डिस्टेंस पर होते हैं, इतनी दूर भी नहीं, आप चाहें तो इसको ऐसे कर लीजिए। और जो गैसीय अवस्था में है इसमें अणु या परमाणु एक दूसरे से इन दोनों की अपेक्षा अत्यंत अधिक दूरी पर स्थित होते हैं, यानी कि एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां। तो ये हम कह सकते हैं अणुओं की, कोई एक अणु दूसरे अणु से कितनी समीप है अथवा कितनी दूर है, इस डिस्टेंस के आधार पर हम पदार्थ की तीन अवस्थाओं का हम कह सकते हैं उनको विभाजित करते हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। अब इनकी इसके अलावा भी कुछ खास बातें हैं। खास बातें क्या हैं, पहले हम सबसे पहले कहते हैं यदि ठोस की बात करें तो इनके दो गुणों पे चर्चा करेंगे। एक हम करेंगे आयतन पर और दूसरा करेंगे आकार पर। तो जो ठोस होता है इसका आकार तथा आयतन निश्चित होता है,
निश्चित होता है। पहली बात, आप जानते हैं आकार का क्या अर्थ हुआ? आकार मतलब ये शेप होगी, ये मेरा, हम कह सकते हैं ये पेन है या मार्कर है। इसको यदि मैं जल्दी से दबा करके प्रेस करके इसके आकार को परिवर्तित करना चाहूं तो ये बदलेगा नहीं। इसको मैं चाहे यहां पर रखूं, चाहे किसी बोतल में डालूं या फिर इसको जमीन में फेंक दूं, इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा सामान्यतः। और दूसरी बात आती है आयतन। आयतन का अर्थ ये जो हमारा मार्कर है या ये जो वस्तु है, ये जितना स्थान घेरेगी वो स्थान भी नियत है कि ये कितना स्थान घेरेगी। इसलिए कहते हैं इसका आकार तथा आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। आयतन का अर्थ कि कोई भी वस्तु कितनी जगह घेरती है। मान लो मेरे पास 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा एक बॉक्स है, तो उसका आयतन हो गया 1 घन मीटर। इसका अर्थ है कि वो इतनी जगह घेरेगा। चाहे आप उसे कमरे के अंदर रखिए, चाहे आप उसे सड़क में फेंकिए, चाहे आप उसे जंगल में फेंकिए, लेकिन जहां भी वो रहेगा वो इतनी जगह घेरेगा। उसी को कहते हैं उसका आयतन। तो इसके क्या होते हैं? दोनों की दोनों चीजें निश्चित होती हैं। दूसरी बात, इसकी पहचान क्या है? इसमें जो अणु या परमाणु होते हैं द्रव्य के, वह अत्यंत समीप स्थित होते हैं। और समीप तभी कोई चीज रह सकती है जब अणुओं के बीच में लगने वाला बल क्या हो? अत्यधिक शक्तिशाली हो। तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ की या द्रव्य की ठोस अवस्था में अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल क्या होता है? शक्तिशाली होता है, जिसके कारण अणु एक दूसरे के इतने समीप होते हैं कि यदि मैं, ये पेन भी तो मेरा उन्हीं अणुओं से मिलकर के बना है, तो वो एक दूसरे के समीप है। मैं इसको दबा रहा हूं लेकिन ये दब नहीं रहा। इसका अर्थ है अणु अब इससे अधिक समीप नहीं जा सकते। तो ये हमारी अवस्था क्या है? ठोस अवस्था। दूसरी बात करें द्रव अवस्था की, तो द्रव अवस्था की इन दोनों गुणों की बात करें तो इसका आकार अनिश्चित, आकार अनिश्चित, जबकि आयतन निश्चित होता है। अब द्रव की क्या है? जैसे आपने जल ले लीजिए, तो जल यदि आप 1 लीटर जब बोलते हो कि मुझे 1 लीटर बोतल वाली जल दे दीजिए, पानी की बोतलें आती है ना, जिसे हम बिस्लरी के रूप में आप यूज करते हो कभी कभी गर्मियों में, तो हम कह सकते हैं कि उनका जो आयतन होता है, जब आप कहते हो 1 लीटर वाली बोतल, या आप कहते हो दुकान में जाकर के मुझे 1 लीटर दूध चाहिए, 1 किलो दूध चाहिए, तो वो वास्तव में आप उसके आयतन को प्रदर्शित कर रहे हैं। 1 लीटर मतलब वो कितनी जगह घेर रहा है। आप उसे बोतल में लीजिए, आप उसे बर्तन में लीजिए, आप उसे बाल्टी में डालिए, लेकिन वह जो स्थान घेरेगा वह कितना होगा? वो निश्चित होगा। इसलिए हम कहते हैं कि द्रव का आयतन निश्चित होता है। अब बात आती है आखिर आकार अनिश्चित क्यों? क्योंकि ठोस का आकार इसलिए निश्चित था क्योंकि ये बदल नहीं रहा था हमारे फोर्स लगाने से। लेकिन आप देखिए द्रव की क्या स्थिति है। आप द्रव को लीजिए और जैसे आपके पास एक बैलून है, बैलून के अंदर आप क्या कर दीजिए? पानी भर दीजिए। अब आप उसको जिस स्थिति में चाहे उस स्थिति में उसकी आकृति को बदल सकते हैं। इसलिए उसका क्या हो जाता है? आकार अनिश्चित होता है। आप 1 लीटर जल को लोटे में डालेंगे तो लोटे का आकार ग्रहण कर लेगा, आप उसे बोतल में डालेंगे बोतल का आकार ग्रहण करेगा, आप उसे गिलास में डालेंगे गिलास का आकार ग्रहण करेगा। इसलिए हम कह रहे हैं द्रव का आकार निश्चित अनिश्चित है जबकि उसका आयतन निश्चित है। तीसरी चीज हमारे पास आ गई गैस। गैस द्रव्य की वह अवस्था होती है जिसका न तो आकार निश्चित है और न ही उसका आयतन निश्चित है। आपने देखा होगा कि जैसे आपके पास एक घरों में हम कह सकते हैं एलपीजी सिलेंडर होता है, तो एलपीजी सिलेंडर आपने देखा होगा वो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। हालांकि उसे लिक्विफाइड किया जाता है अधिक दाब डाल करके, उसको गैसीय अवस्था को उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित करते हैं। लेकिन यदि वो थोड़ी सी लीक हो जाए तो 1 सेकंड में पूरे कमरे में फैल जाती है। तो जहां वो गैस पहले सिलेंडर के अंदर बंद थी, थोड़ी सी लीक होने पर वो पूरे कमरे में फैल जाएगी। यदि कमरा छोटा होगा तो छोटे कमरे में फैलेगी, यदि कमरा बड़ा होगा तो पूरे बड़े कमरे में फैल जाएगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि गैस का जो आकार है वह तो है अनिश्चित, और साथ ही हम देख रहे हैं उसका आयतन भी अनिश्चित है। छोटे कमरे में यदि थोड़ी सी लीक हुई तो पूरे कमरे में फैल गई, तो छोटे कमरे के बराबर आयतन उसने ले लिया। और बड़े कमरे में यदि गैस लीक हो, गैस का सिलेंडर, तो वो बड़े कमरे के हर कोने में आपको गैस की स्मेल आएगी। इसका अर्थ है अब उस गैस का जो आयतन है वो क्या हो गया? बढ़ गया। तो हम लिखते हैं यहां पर कि गैस का आकार तथा आयतन अनिश्चित होता है। क्या लिखेंगे? आकार तथा आयतन
अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। तो ये हमने द्रव्य की अवस्थाओं को समझ लिया और इनका मूल कारण भी समझ लिया। ध्यान रखना, अणुओं के बीच में जो लगने वाला आकर्षण बल होता है वो ठोसों में सबसे ज्यादा होता है। द्रवों में अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल हम कह सकते हैं ठोस की अपेक्षा थोड़ा कम होता है, और गैसों में अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल हम कह सकते हैं न्यूनतम होता है। और यदि एक आदर्श गैस की बात करें तो आदर्श गैस के अणुओं के बीच में किसी प्रकार का कोई फोर्स ही काम नहीं करता। ये एक दूसरे को प्रभावित ही नहीं करते, ये बिल्कुल ऐसे निकल जाते हैं एक दूसरे के समीप से। जैसे आपने देखा होगा कि कभी दो अनजान व्यक्ति एक दूसरे के समीप से निकल जाएं, वो एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रखते। तो ठीक उसी प्रकार से आदर्श गैस के अणु जो होते हैं वह बिना दूसरे अणुओं से कोई इंटरेक्शन करे हुए, बिना उनसे किसी प्रकार का संपर्क लिए हुए क्या हो जाते हैं, अलग अलग दिशाओं में गति करते रहते हैं। तो यह हमारी क्या है, तीनों की तीनों स्टेट्स है। अब हम इस चैप्टर में द्रव्य की अवस्थाओं में अध्ययन कर रहे हैं कि आखिर द्रव्य की अवस्थाओं का रासायनिक अभिक्रियाओं पर क्या कुछ प्रभाव पड़ता है। क्या आपने अपने सामान्य जीवन में इस बात को नोट किया कि बहुत बार हम कुछ चीजों को कह सकते हैं, कुछ रासायनिक अभिक्रिया घटित करने के लिए हम क्या करते हैं कि अवस्था परिवर्तन की कोशिश करते हैं। मुझे लग रहा है यह बात अभी समझ में नहीं आ रही होगी। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप जानते हैं जितनी भी मेडिसिन्स हैं वो अपने आप में एक केमिकल फॉर्मूले हैं, वो एक हम कह सकते हैं केमिकल कंपाउंड है। अब मान लो किसी के सिर में दर्द हो रहा है, अब सिर दर्द के लिए आप जानते हैं अलग अलग प्रकार की दवाइयां आती हैं, अलग अलग प्रकार की हम कह सकते हैं गोलियां आती हैं। आपने देखा होगा सबसे असरदार जो गोली मानी जाती है उसको माना जाता है डिस्प्रिन को, और उसका ऐड भी यदि आप कभी देखें तो वो कहते हैं कि जैसे इसको पानी में डाला जाता है ये तुरंत जल में क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, घुल जाती है। और जैसे ही जल में घुलेगी उतनी तेजी से आपकी बॉडी में जाकर के वो क्या करेगी, असर करेगी। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि पहले वो गोली किस अवस्था में थी, ठोस अवस्था में थी, लेकिन जैसे ही आपने उसको जल में डाला वो तुरंत क्या हो गई, जल में विलय हो गई, यानी कि वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई एक प्रकार से। और वह लिक्विड आपकी बॉडी में जाता है तो उस ठोस गोली की अपेक्षा वो ज्यादा तेजी से काम करता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि किसी द्रव्य की अवस्थाएं रासायनिक अभिक्रिया को परिवर्तित तो नहीं कर सकती भले ही, लेकिन वो रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा सकती है अथवा घटा सकती है। तो ये हमको क्या करना है, एक इंपॉर्टेंट बात यहां से निकल के आती है कि द्रव्य की अवस्था किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है, प्रभावित करती है। तो इतनी बात समझ में आ गई। इसका एक और एग्जांपल देते हैं। आपने कभी देखा होगा कि किसी व्यक्ति की यदि कुछ तबीयत खराब हो जाए, मान लो किसी के बॉडी में बहुत ज्यादा पेन शुरू हो जाए, पेट में दर्द हो, सिर में दर्द हो या असहनीय कोई दर्द हो, तो जब आप उसे हॉस्पिटलाइज करते हैं, हॉस्पिटल में इमरजेंसी में ले जाते हैं, इमरजेंसी वाले कभी भी उसको खाने के लिए कोई सॉलिड गोली नहीं देते। हमेशा आपने देखा होगा कि उसको क्या कराई जाती है, ड्रिप चढ़ाई जाती है या उसके इंजेक्शन लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं इंजेक्शन, उसको गोली देकर के क्यों नहीं उसको उपचार उसका तुरंत उस समय करने की कोशिश की जाती है? इसलिए क्योंकि ठोस अवस्था की जो हम कह सकते हैं गोलियां जो होती है वो ठोस अवस्था में होती है, वो हमारे शरीर में जाकर के फिर उसके घुलने में और घुलने के बाद उसको एक प्रकार से केमिकल रिएक्शन करने में जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक हो, उसमें क्या लग जाता है, समय ज्यादा लग जाता है। तो उतने समय को कम करने के लिए सीधे जो हम कह सकते हैं जो हॉस्पिटल्स वाले जितने डॉक्टर्स होते हैं वो सीधे क्या करते हैं, हमारे ब्लड में कह लीजिए, वेन्स में कह लीजिए, जैसा जिसका उपचार की आवश्यकता होती है वो तुरंत क्या करते हैं, उसको लिक्विफाई करके तब उस मेडिसिन को हमारी बॉडी में इंसर्ट करवाते हैं, जिससे वो क्या होती है, तेजी से काम करती है, कम समय पर अपना असर दिखाती है। तो यह है समझने की बात कि द्रव्य की अवस्था परिवर्तित करने पर किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया क्या हो जाती है, प्रभावित होती है। तो मुझे लगता है प्यारे बच्चों इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम यहां पर पहला टॉपिक समझते हैं। एनसीईआरटी का पहला टॉपिक है 5.1 और यह हमारा टॉपिक है अंतराणुविक बल।
देखें, अंतरा आणविक बल, जिसे इंग्लिश में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहा जाता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब अंतराण्विक बल क्या हुआ? यदि परिभाषा की बात कहें तो हम सीधे कह सकते हैं किसी पदार्थ के अणुओं के बीच में लगने वाले बल को अंतराण्विक बल कहते हैं। और सामान्यतः यह बल क्या होता है? यह आकर्षण बल ही होता है। तो परिभाषा यदि लिखें तो क्या लिख सकते हैं कि किसी पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को अंतराण्विक या अंतराण्विक कुछ भी कह सकते हैं, बल कहते हैं। बस एक लाइन की ये परिभाषा है। अब जब अंतराण्विक बल की बात हम कर रहे हैं तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम वैद्युत बलों की सामान्यतः चर्चा नहीं कर रहे हैं। वैद्युत बल क्या हुआ? देखिए, इस परिभाषा में आप कहते हैं किसी पदार्थ के अणुओं के बीच, और कोई भी अणु सामान्य अवस्था में उदासीन होता है। क्या कहा हमने? अणु सामान्यतः क्या होता है? उदासीन का अर्थ है कि अणु में कुल जो आवेश होता है वो शून्य होता है। जब हम कहते हैं किसी पदार्थ के अणुओं के बीच में लगने वाले बल को अंतराण्विक बल कह रहे हैं, इसका अर्थ है कि हम दो ऐसे पिंडों की बात नहीं कर रहे हैं जिनमें क्या हो, जो कि आवेशित हो। मैं कहूं कि मेरे पास एक यहां पर है, ये धन आवेशित है, एक ये ऋण आवेशित है, तो निश्चित रूप से इनके बीच में क्या लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। ये हम जानते हैं। यदि ये दोनों के दोनों धनावेशित हों तो इनके बीच में कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। यदि दोनों ऋणावेशित हों तो भी इनके बीच में क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये जो तीनों प्रकार के ये जो बल हैं, इन बलों को हम कहते हैं वैद्युत बल। लेकिन अंतराण्विक बल इस वैद्युत बल से बिल्कुल अलग है। ये क्यों अलग है? क्योंकि यहां परिभाषा कह रही है कि अणुओं के बीच में लगने वाला जो बल है उसे अंतराण्विक बल कहेंगे। लेकिन अणु तो क्या होते हैं? उदासीन होते हैं ना। तो इस टॉपिक में हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि एक ही पदार्थ के विभिन्न अणुओं के बीच में जो बल लग रहे हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। और इसी अंतराण्विक बल को एक और नाम से जाना जाता है। एक साइंटिस्ट थे वैन डर वाल, उनके सम्मान में इन बलों को हम जो नाम देते हैं वो लिखते हैं वैन डर वाल बल। वैन डर वाल फोर्स, यानी कि इन अंतराण्विक बलों को हम वैन डर वाल बल, या फिर आप अंतराण्विक बल ही बोलना चाहें, इन दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। पर यहां ध्यान देने की बात यह है कि यह उदासीन अणुओं के बीच में काम करता है। और अणु उदासीन का अर्थ है कि उसके भीतर जितना धनावेश है ठीक उतना ही उसमें ऋणावेश है, तभी कुल आवेश क्या होगा? शून्य होगा। और उनके बीच में जो बल लगेगा वो क्या लगेगा? वैन डर वाल फोर्स लगेगा। और अब इस फोर्स की हम क्या करेंगे? आगे चर्चा करेंगे। देखेंगे वैन डर वाल फोर्स अलग अलग प्रकार का होता है, डिफरेंट प्रकार का होता है। यदि हम आदर्श गैस की बात करें प्यारे बच्चों, तो आदर्श गैस के मैंने अभी बताया आपको, अणुओं के बीच में किसी प्रकार का बल नहीं लगता। लेकिन जब हम शब्द कहते हैं आदर्श गैस, तो आदर्श का अर्थ होता है एक ऐसी चीज जो कि सामान्यतः प्राप्त नहीं की जा सकती। हम कहते हैं, आदर्श वाक्य बोलते हैं कि हमेशा हमें सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन कभी ना कभी जाने अनजाने हम क्या कर देते हैं? असत्य बोल देते हैं, गलत बोल देते हैं। तो उस आदर्श की तरफ बढ़ा तो जा सकता है, लेकिन उसको जो प्राप्त करना है वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं बिल्कुल असंभव है। तो अब हम क्या करने वाले? वैन डर वाल बलों को समझने वाले हैं, और यह इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे क्योंकि जो गैसें हैं वो आदर्श नहीं है। आदर्श गैस के अणुओं के बीच तो बल लगेगा ही नहीं।
तो हम क्या करेंगे, आदर्श गैस जो गैसें आदर्श नहीं है उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वह फोर्स क्या होगा, वांडरवाल फोर्स होगा, वांडरवाल बल होगा, क्योंकि गैस के जो गैस मिलकर के बनी हुई वो अणुओं से मिलकर के बनी हुई है। और इस चैप्टर में मुख्य रूप से जो चर्चा होगी वह होगी द्रव तथा गैस के अध्ययन के रूप में। इन दो अवस्थाओं की चर्चा ज्यादा होगी, क्योंकि ठोस अवस्था की चर्चा क्लास 12th में केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में आप डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप एक बार इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं कि आखिर वान डेर वाल बल होते क्या है। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने यह तो समझ लिया कि अंतराण्विक बल वह बल है जो किसी पदार्थ अथवा द्रव्य के अणुओं के बीच में काम करता है, और यह जो बल होता है यह वैद्युत बल से बिल्कुल अलग प्रकार का होता है, क्योंकि यह उन अणुओं के बीच कार्य कर रहा है जो कि उदासीन हैं, जिनके भीतर धनावेश का जो मान होता है वो ऋणावेश के बराबर होता है। तो अब हम समझेंगे, हमारा जो अगला टॉपिक है वह है वान डेर वाल अथवा अंतराण्विक बल के प्रकार। कितने प्रकार के ये होते हैं अब हमें ये जानना है। इसमें पहला हमारा एनसीईआरटी का टॉपिक है 5.1.1 जो कि है प्रकीर्णन बल अथवा लंदन बल, जिसे हम इंग्लिश में डिस्पर्सन फोर्स और लंदन फोर्स कहते हैं। अब ये क्या फोर्स है इसे समझिए। हमने कहा हमारे पास कोई दो अणु हैं, तो यहां पर अणु बना लेते हैं। हमने कहा यहीं पर ले लेते हैं। हमने कहा ये दो अणु हैं, पहला अणु ये है, दूसरा अणु ये है। अब ये दो अणु हैं तो दोनों के दोनों क्या हैं, उदासीन हैं। उदासीन का अर्थ है इसके भीतर जितना धनावेश होगा दूसरे के भीतर भी इतना ही ऋणावेश होगा। अब कोई भी जो हम कह सकते हैं अणु यदि वह उदासीन भी है तो हम कह सकते हैं कि वो उसके भीतर आवेश के प्रभाव को, उसके द्वारा किसी स्थान पर आवेश के प्रभाव को तब तक आप नहीं देख पाएंगे जब तक कि उनके धन आवेश का केंद्र तथा ऋण आवेश का केंद्र एक ही बिंदु पर स्थित न हो। मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, मैं क्या कह रहा हूं। मैंने कहा मेरे पास कोई एक अणु है, या आप परमाणु ही मान लीजिए, तो जैसे हमने कहा ये उसका क्या हो गया, नाभिक हो गया। तो ये धनावेश का नाभिक हो गया ना, सारे प्रोटॉन इस नाभिक के भीतर स्थित है। और किनारे की ओर कौन स्थित है, हमने कहा इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं मान लेते हैं। इस प्रकार से इन इलेक्ट्रॉन जिन पे की ऋण आवेश है इनका केंद्र भी कहां है, इसी नाभिक के भीतर स्थित है। तो जब तक इन दोनों का केंद्र बिल्कुल एक ही बिंदु पर स्थित है तब तक इस उदासीन परमाणु के द्वारा किसी प्रकार का कोई आवेश का प्रभाव आपको दिखाई नहीं देगा। ये किसी प्रकार के आवेश वाले प्रभाव को उत्पन्न नहीं करेगा। लेकिन होता क्या है, आप जानते हैं किसी परमाणु में, क्योंकि हमने ज्यादातर क्या करा है, परमाणु के स्ट्रक्चर को ज्यादा अच्छे तरीके से देखा है, तो हम यह परमाणु को लेकर के ही समझ रहे हैं। हालांकि यह थ्योरी किससे संबंधित है, यह अणुओं से संबंधित है। तो हम जानते हैं परमाणु में नाभिक एक ही जगह पर रहता है जबकि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमने कहा यह धन आवेश था, ये पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन थे और दूसरी कक्षा में मैंने कहा मान लेते हैं 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है कभी कभी ऐसे पहुंच जाते हैं, ये यहां पहुंच गए और ये बाहर के 4 इलेक्ट्रॉन भी यहीं पहुंच गए। अब ऐसा होने पर क्या हुआ, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन लगातार घूम रहे हैं ना, चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, तो कभी ना कभी तो ऐसी स्थिति आती है कि ये इलेक्ट्रॉन कभी सारे के सारे बाय चांस किसी एक ही सिरे पर पहुंच गए। जैसे ही यह घटना घटित होती है तो क्या होता है, ये इसका जो धनावेश होता है वो एक सिरे पर चल जाता है और इन सब ऋणावेश किसके ऊपर है, इलेक्ट्रॉनों के ऊपर। इन सब इलेक्ट्रॉनों के जो ऋणावेशों का जो केंद्र होगा वो दूसरे सिरे पर चले जाएगा। और जैसे ही यह घटना घटित होगी, यह जो परमाणु जो उदासीन था वह क्या करेगा, आवेश जैसे प्रभाव को उत्पन्न करने लगेगा। मेरी बात समझ में आ गई होगी। स्टार्टिंग में यह अणु क्या था, जिसको मैं आप परमाणु की सहायता से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अणु में भी यही घटना घटित होती है कि प्रारंभ में यदि धनावेश का केंद्र ऋणावेश का केंद्र एक ही है तो इसके द्वारा कोई आवेश के प्रभाव को उत्पन्न नहीं होता है, कोई आवेश का प्रभाव उत्पन्न नहीं होता, आप उसको देख भी नहीं सकते। लेकिन यदि कभी ऐसा हो कि सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ चले जाएं तो एक तरफ इलेक्ट्रॉनों का केंद्र बन जाता है, ऋणावेशों का केंद्र, जबकि दूसरी तरफ धनावेश का केंद्र स्थित हो जाता है। और इन दोनों धनावेशों के केंद्र ऋणावेशों के केंद्र जब एक दूरी पर चले जाते हैं तो हम कहते हैं यहां पर हमारे को एक वैद्युत द्विध्रुव का व्यवहार दिखने में आ जाता है। किसके भीतर, अणु के भीतर।
उस अणु के भीतर जो कि प्रारंभ में क्या था, उदासीन था। तो यदि ये प्रारंभ में उदासीन था, ये A है, ये B है, इसका अर्थ है इसके धनावेश का केंद्र और इसके ऋणावेश का केंद्र दोनों एक ही जगह पर स्थित हैं। ऐसे इसके भी धनावेश का केंद्र, ऋणावेश का केंद्र एक ही जगह पर स्थित हैं। तो ये दोनों उदासीन हैं। लेकिन जब ऐसी घटना घटित होती है, मान लेते हैं केवल एक में घटित हुई, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि इन दोनों में एक साथ घटना घटित हो गई, केवल एक में बाई चांस ऐसा हो गया, तो क्या होगा, ये इस रूप में आ गया, इसका ऋणावेश इधर आ गया, मान लेते हैं धनावेश यहां आ गया, इसका ऋणावेश का केंद्र ये है और धनावेश का केंद्र ये है। जब ये ऐसा था तो ये जो इसके समीप यहां पर स्थित था, जिसके धनावेश और ऋणावेश के केंद्र एक ही बिंदु पर थे, यह क्या होता है, इससे प्रभावित होता है। प्रभावित कैसे होगा कि जो ऋण वाला सिरा इसकी तरफ है तो इसका धन वाला सिरा इधर की ओर खिसकने की कोशिश करेगा, जिसके कारण इसके भीतर जो धनावेश और ऋणावेश के जो एक ही केंद्र है वह क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, उनके बीच में क्या आ जाएगा, गैप आ जाएगा और धनावेश का केंद्र एक तरफ चले जाएगा, ऋणावेश का केंद्र एक तरफ आ जाएगा। तो किस तरफ आएगा, हमने कहा यह तो हमारे पास क्या था, ए वाला था, जिसका ऋणावेश यहां है, धनावेश यहां है, तो इसका क्या होगा, इसमें भी यही घटना घटित होगी। वो कहता है ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो इसको देखा, इसने देखा, ये रंग बदल लिया भाई। इसने पहले इसके धनावेश ऋणावेश इसके जैसे थे, लेकिन इसने थोड़ी देर में धनावेश एक तरफ कर दिया, ऋणावेश एक तरफ कर दिया। तो जब इसने ये चीज देखी तो ये भी इससे प्रेरित हो गया, इसके अंदर भी प्रेरणा आ गया। तो अब इसने भी क्या करा, इस ऋणावेश की जगह धनावेश लगा दिया और विपरीत आवेश को विपरीत दिशा में लगा दिया, क्योंकि आप जानते हैं विपरीत आवेशों के बीच में आकर्षण बल और समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो ये अणु चाहे भी तो भी इस ऋणावेश को इधर नहीं ला सकता, क्योंकि ये वाला ऋणावेश इसके केंद्र ऋणावेश के केंद्र को धकेलेगा, दूसरी तरफ फेंकेगा, तो ये अपोजिट सिरे में जाएगा, जबकि ये वाला ऋणावेश इस धनावेश को अपनी ओर खींचेगा, इसलिए धनावेश का केंद्र इसकी तरफ, ऋणावेश का केंद्र इधर चले जाएगा। और जब ऐसी घटना घटित होती है तो अब इस धनावेश और इस ऋणावेश के बीच में एक बल कार्य करने लग जाता है। इनके बीच में क्या हो रहा है, एक बल कार्य कर रहा है, और यही बल हमारा कौन सा बल होता है, जिसे हम कहते हैं प्रकीर्णन बल अथवा लंदन बल। तो मुझे लग रहा है आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि प्रारंभ में अणु उदासीन थे, उनमें से किसी एक अणु में कुछ ऐसी घटना हुई कि उसके सारा का सारा धनावेश एक सिरे पर चल गया और सारा ऋणावेश एक सिरे पर चल गया। चांस की बात है, हमने कहा। और जैसे यह घटना घटित हुई, उसके समीप जो दूसरा अणु था जो कि सामान्यतः उदासीन था और साथ ही उसके धनावेश और ऋणावेश के केंद्र एक ही थे, इसको देख करके इसने भी रंग बदला, क्योंकि यह जो अणु था ये इससे प्रेरित हो गया। इसमें प्रेरण के कारण इसके धनावेश और ऋणावेश भी अलग अलग हो गए। अब इस धनावेश और इस ऋणावेश के बीच में जो बल लग रहा है उसी को हम कह रहे हैं प्रकीर्णन बल अथवा लंदन बल। तो काफी आसान है, इतना कठिन भी नहीं है। आप यदि थोड़ा सा फोकस होकर समझेंगे तो आपको आसानी से ये बात समझ में आ जाएगी। तो ये मैंने आपको बात बता दी है, आप चाहें तो इसको परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं। ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो फोर्स होता है जिसे हम लंदन बल कह रहे हैं या प्रकीर्णन बल कह रहे हैं, इसका जो हम कह सकते हैं ये जो बहुत कम डिस्टेंस तक काम करता है, ये लगभग 500 पिकोमीटर के बराबर ही काम करता है। इससे अधिक दूरी तक ये जल्दी से काम नहीं करता है। और सेकंड, जैसे हम देखते थे, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, न्यूटन के जो नियम पढ़ा होगा उसमें देखा होगा, वो 1/r² के व्युत्क्रमानुपाती होता है लगने वाला बल। तो ठीक इनके बीच में जो लगने वाला बल है, अणुओं के बीच में लगने वाला बल है, वह हम लिख लेते हैं यहां पर, बल अनुक्रमानुपाती होता है 1/r⁶ के। r⁶ मतलब इनके बीच, इन अणुओं के बीच की जो डिस्टेंस होगी, ये अणु का केंद्र ये है, इस अणु का केंद्र ये वाला है, एक यहां केंद्र एक यहां केंद्र, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस है r। तो ये जो इनके बीच के, इनके केंद्रों के बीच की दूरी है, जो लगने वाला बल होगा लंदन बल, वह इस दूरी की घात के 6 के व्युत्क्रमानुपाती के साथ संबंध होगा बल का। तो इन बातों को हम चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं। हम लिखते हैं कि जब दो अणुओं में से किसी एक अणु के धन केंद्र तथा
ऋण केंद्र अलग अलग हो जाएं, अलग अलग हो जाएं, जिससे प्रेरित होकर समीप के अणु में भी यही घटना घटित हो तो विपरीत आवेशों के केंद्रों, विपरीत आवेश कौन? इसका ऋणावेश का केंद्र यहां है और इसके धनावेश का केंद्र यहां है, तो विपरीत आवेशों के केंद्र है। तो विपरीत आवेशों के केंद्रों के बीच लगने वाले बल को प्रकीर्णन बल या लंदन बल कहते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये डेफिनेशन कहीं आपको किताब में संभवतः मिलेगी नहीं, क्योंकि यहां पर जो चीज हम आपको समझा रहे हैं उसी को आपको शब्दों के रूप में लिखना है, बस वही परिभाषा बन गई। तो उसे कहेंगे लंदन बल। तो जो लगने वाला बल है, लगने वाला बल F ये होता है 1/r की घात 6 के समानुपाती होता है, जहां R हम कहेंगे अणुओं के बीच की दूरी है, अणुओं के बीच की दूरी है, इस बात को भी समझना है। और साथ ही हम कहते हैं यह जो बल होता है, जो लंदन बल है, ये लगभग लगता है 500 पिकोमीटर की डिस्टेंस तक। 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻12 मीटर तक, इतनी डिस्टेंस तक लगता है, उससे ज्यादा दूरी तक ये काम नहीं करता। यानी कि ये बल 500 पिकोमीटर दूरी तक कार्य करता है। और जैसे जैसे आप देख रहे होंगे, क्योंकि r की घात 6 है, इसका मतलब जैसे जैसे दूरी थोड़ी भी बढ़ेगी बल तेजी से घटता चले जाएगा। ध्यान रखना, ये लंदन बल एक वीक फोर्स है, ये एक कमजोर बल है, ये उतना शक्तिशाली बल नहीं है जैसा एक धनावेश और ऋणावेश के बीच में बल लगता है। तो हम क्या कह रहे हैं, यह एक वीक फोर्स है, कमजोर बल है, यह शक्तिशाली फोर्स नहीं है। जैसे कि वैद्युत बल होते हैं वो शक्तिशाली होते हैं, लंदन बल एक वीक फोर्स है। फिर भी इसकी अपनी हम कह सकते हैं कि काफी अधिक वैल्यू है। तो आप एक बार इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अंतराण्विक बल अथवा वांडरवाल बल के पहले प्रकार, जिसे हमने लंदन बल कहा या प्रकीर्णन बल कहा, उसको हमने समझा। अब दूसरे प्रकार को समझते हैं, वांडरवाल बल के ही दूसरा हमारा कहते हैं द्विध्रुव बल। अब द्विध्रुव क्या होते हैं? यदि एक ऐसे अणु की बात करें जो कि पोलर हो या जो द्विध्रुव हो, द्विध्रुव का अर्थ होता है उसमें धनावेश एक सिरे पर चले जाए, ऋणावेश एक सिरे पर चले जाए, इस प्रकार के अणु को हम कहते हैं वो पोलर मॉलिक्यूल है, यानी कि द्विध्रुव अणु है। और जिनके भीतर धनावेश और ऋणावेश के केंद्र एक ही स्थिति पर स्थित होते हैं, ऐसे अणुओं को हम अध्रुवित अणु कहते हैं। जैसे अभी मैंने इससे पहले वाले में आपको चर्चा करी, तो वह अध्रुवित अणुओं के बीच में जो बल लगता है उसे हम कहते हैं लंदन बल या फिर जिसे कहते हैं प्रकीर्णन बल। जबकि द्विध्रुव बल जो लग रहा है वह ध्रुवित अणुओं के बीच में कार्य करता है। तो लिख लेते हैं इस बात को सबसे पहले, ध्रुवित अणुओं के बीच के मध्य द्विध्रुव बल कार्य करता है। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। हमने लिया, मान लेते हैं HCl लिया, हमने कहा एग्जांपल ले लेते हैं HCl का अणु ले लेते हैं। अब HCl के अणु में क्या खास बात होती है? हमने कहा H सिंगल बॉन्ड Cl इस प्रकार से बना।
इन दोनों ने क्या करा, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया था। यहां पर बना देते हैं हम, ये एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रख दिया, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रख दिया। इलेक्ट्रॉन कहां रखा था, बिल्कुल बीच में रखा था। लेकिन क्लोरीन और हाइड्रोजन, इनके जो परमाणु होते हैं, इसकी इनमें से जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ये इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ा है, ये जो सांझे के इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, वो उस तरह दिशा में क्या हो जाता है, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन ठीक मध्य पे नहीं रहेंगे और ये यहां से खिसक करके थोड़े से क्लोरीन की तरफ चले जाएंगे, यानी कि ऐसे पहुंच जाएंगे। बिल्कुल क्लोरीन में नहीं घुस जाएंगे, बस थोड़ा सा इनमें क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं ना थोड़ा सा पक्षपात करने वाली बात, ठीक वही हो गई कि रहना तो बीच में चाहिए था, लेकिन इन्होंने पक्षपात करके थोड़ा सा इधर खिसक गए, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है। तो अब क्या होगा, इसके समीप जाने से इस जो क्लोरीन है, इस पर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा एक सूक्ष्म ऋण आवेश आ जाता है, और उसको हम प्रदर्शित करते हैं माइनस डेल्टा से, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। और इतना ही, क्योंकि धनावेश से ऋणावेश या इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दूर चले गया, तो इस पे इतना ही धनावेश इस पे भी आ जाता है। अब इस बात को आपने ध्यान रखना है कि ये जो होते हैं प्लस डेल्टा या माइनस डेल्टा, इसका मान एक इलेक्ट्रॉन, यदि पहले आपने प्लस लिखा है तो एक प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन के मान से, जिसका मान कितना होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम के मान से कम होता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है प्यारे बच्चों, इस बात को जरूर ध्यान रखना कि जो HCl में जो एक हम कह सकते थे सांझे के इलेक्ट्रॉन थोड़े से खिसके अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणु की तरफ, जो कि क्लोरीन था, तो जिसके कारण इसमें क्या आ गया, सूक्ष्म ऋणावेश आ गया, और हाइड्रोजन में सूक्ष्म धनावेश आ गया। जब सूक्ष्म शब्द आ रहा है तो इसका अर्थ है ये जो ऋणावेश या धनावेश उत्पन्न हुआ इन दोनों पे, इसका मान एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के मान से कम होता है। इस कारण से जो बल लगता है इनके बीच में, वो वैद्युत बल की तुलना में यह बल भी क्या होता है, कमजोर बल होता है। तो इस बात को भी लिखते हैं, क्योंकि आवेश का मान एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन से कम है, एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन से कम है, अतः यह बल वैद्युत बल की तुलना में कमजोर होता है, कमजोर होता है। तो इस बात को ध्यान जरूर रखिएगा प्यारे बच्चों। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब कैसे काम करता है ये समझिए। हमने कहा ये हमारे पास HCl का एक हम कह सकते हैं अणु था, जिसमें एक तरफ ऋणावेश चली गया, यानी कि Cl यहां आ गया और H यहां आ गया, तो इधर की ओर क्या आ गया, ऋणावेश आ गया, और इधर क्या आ गया, धनावेश आ गया। इसी के समीप में एक दूसरा हम कहें क्लोरीन का यदि अणु बनाएं तो क्या आ जाएगा, ये ऋणावेश है तो ये इधर की ओर धनावेश आ गया, प्लस धन, और यहां पर क्या आ गया, ऋणावेश आ गया। अब इन दोनों आवेशों के बीच में देखिए, ये ऋणावेश है, ये क्या है, धनावेश है, तो इनके बीच में आकर्षण बल कार्य करेगा, जो क्या करेगा, एक दूसरे की तरफ खींचने की प्रवृत्ति रहेगी। इसीलिए जो अणु होते हैं वो एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, उनके बीच में फोर्स काम कर रहा है, उनके बीच में बल काम कर रहा है। यदि किसी के बीच में, यदि एक से अधिक अणुओं के बीच में या परमाणुओं के बीच में किसी प्रकार का बल न लगे, तो कोई भी अणु या परमाणु आइसोलेटेड रहेगा, एकांकी रहेगा, वो किसी दूसरे के साथ जुड़ने की प्रवृत्ति नहीं रहेगी। लेकिन यदि उनके बीच में कोई बल कार्य कर रहा है, खासकर वो आकर्षण बल है, तो वह क्या होंगे, एक दूसरे के समीप आएंगे, एक दूसरे से जुड़ेंगे, और बल जितना अधिक शक्तिशाली होगा, हम कह सकते हैं द्रव्य की वही अवस्था हमें प्राप्त होगी। यदि दो अणुओं के बीच लगने वाला बल बहुत अधिक शक्तिशाली है, जैसे कि वैद्युत बल होते हैं, तो हम कहेंगे वह क्या होगा, ठोस अवस्था को प्राप्त होगा। यदि बल थोड़े कम है, लगने वाले बल का मान थोड़ा कम है, तो हम कहेंगे वो द्रव अवस्था को प्राप्त होंगे। और लगने वाले बल का मान बिल्कुल नगण्य है, तो हम कह सकते हैं वो कैसी स्थिति में होंगे, गैसीय अवस्था में होंगे। तो लगने वाले बल से ही निर्धारण होता है कि द्रव्य की कौन सी अवस्था प्राप्त होगी।
तो यहां पर हमने कहा इनके बीच में जो बल कार्य कर रहा है, अब ये भी क्या है, एक द्विध्रुव है। द्विध्रुव क्यों? क्योंकि इसका ऋण आवेश एक तरफ आ गया, धन आवेश एक तरफ आ गया, इसीलिए तो इसको द्विध्रुव कहा गया है। और ये वाला भी क्या है, दूसरा अणु भी क्या है, एक द्विध्रुव है, क्योंकि इसमें भी ऋण आवेश एक सिरे पर, धन आवेश दूसरे सिरे पर है। इसलिए ऐसे अणुओं के बीच लगने वाला जो बल होता है उसे हम द्विध्रुव बल कहते हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब यहां पर एक चीज आपने और ध्यान रखनी है कि यदि ये अणु स्थिर अवस्था में है, हमने क्या कहा, स्थिर, हम कह सकते हैं स्थिर ध्रुवित अणुओं के बीच जो बल लगता है F, वहां हमारा होता है अनुक्रमानुपाती होता है अणुओं के बीच की दूरी की घात 3 के। ध्यान रखेगा, यदि स्थिर हुए दोनों अणु तो उनके बीच में लगने वाला बल F अनुक्रमानुपाती होगा 1/r³ के। और यदि स्थिर न होकर के हम कहें ये घूर्णन कर रहा है, घूम रहा है, तो लिखेंगे घूर्णित ध्रुवित अणुओं के बीच बल F अनुक्रमानुपाती होगा 1/r⁶ के। यानी कि दोनों अणुओं के बीच की दूरी के, इन दोनों अणुओं के केंद्रों के बीच की यदि दूरी मैं लूं तो ये दूरी किसके बराबर होगी, r के बराबर। और साथ में हमने ये बात आपको बता दी कि यह बल कैसा होता है, कमजोर बल होता है। किसकी तुलना में, वैद्युत बल की तुलना में। तो यहां तक यह बात आपको क्लियर होगी। अब हम यहां से अगला समझते हैं, जिसे हम कहते हैं द्विध्रुव तथा प्रेरित द्विध्रुव के बीच लगने वाला बल। अगला हमारा आता है, यह है 5.1.2। अगला आता है NCERT 5.1.3। यह होता है हमारा द्विध्रुव तथा प्रेरित द्विध्रुव के बीच बल। द्विध्रुव तथा प्रेरित द्विध्रुव के बीच बल। अब इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ इस प्रकार से है कि हम एक ऐसे बल के बारे में बात कर रहे हैं जहां पे दो अणु हैं। एक अणु तो द्विध्रुवी यानी कि पोलर है, यानी कि हम कह सकते हैं उसके धनावेश और ऋणावेश अलग अलग सिरों पर है। यहां पर मान लेते हैं हमारा धनावेश आ गया और यहां पर क्या है, ऋणावेश है। ये एक ऐसा अणु है मेरे पास, और इसके समीप पर दूसरा जो अणु है वो क्या है, अध्रुवित है। यह है ध्रुवित अणु, और यह है अध्रुवित अणु। अब एक ध्रुवित अणु के समीप पर जब एक अध्रुवित अणु पहुंचता है तो हमने कहा था अभी कि जैसे कहते हैं वो कहावत है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो इस ध्रुवित अणु को देख करके यह अध्रुवित अणु भी क्या हो जाता है, प्रेरित हो जाता है। और प्रेरित होने के कारण यह भी क्या हो जाता है, ध्रुवित अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इसका अर्थ है इसके भी धन और ऋण आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर आ जाएंगे, जिसके कारण हम कहेंगे ये तो ऐसे था और ये वाला भी इस प्रकार से आ जाता है। इसमें यहां ऋणावेश आ गया और यहां पर क्या आ गया, धनावेश आ गया। अब इन दोनों के बीच में आप देख रहे हो ये धनावेश है, ऋणावेश है, तो इनके बीच में क्या लगेगा, आकर्षण बल काम करेगा ना। तो इस आकर्षण बल को हम क्या नाम देते हैं, द्विध्रुव तथा प्रेरित द्विध्रुव के बीच लगने वाला बल। और यह भी बल जो होता है एक वांडरवाल फोर्स ही है, वांडरवाल बल ही है, जिसको कि हमने शुरू में अंतराणुविक बल भी कहा था। और यह बल भी वैद्युत बल की तुलना में कमजोर होता है। तो क्या कहा, यह बल भी वैद्युत बल की तुलना में कमजोर होता है। कमजोर कह लीजिए, दुर्बल कह लीजिए, तुलना में कमजोर होता है। साथ ही यह बल भी बहुत अत्यधिक सूक्ष्म दूरियों तक काम करते हैं, ज्यादा अधिक डिस्टेंस तक काम नहीं करते। यह भी आपने ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इन बलों को समझ सकते हैं। आप इसे नोट कीजिए, फिर हम अपना लास्ट टॉपिक जो कि हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बंध होता है, हाइड्रोजन बल होता है, उसको समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने वांडरवाल बल अथवा अंतराणुविक बल के 3 प्रकारों को समझा। अब हमारा
चौथा और जो लास्ट प्रकार है वैन डर वाल बल का, वो है हमारा हाइड्रोजन आबंध यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लास्ट चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक भी यही था, तो वहां पर भी हमने आपको एक बात समझाई थी। हमने कहा था जब हाइड्रोजन का एक परमाणु किसी अत्यधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणुओं के साथ संयोग करता है तो वो एक विशेष प्रकार का बॉन्ड बनाता है जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते थे। और अत्यधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व कौन से हैं? उनमें स्टार्टिंग के 3 लिए जाते हैं। कौन कौन से हम कहें? पहला हमारे पास आता है फ्लोरीन, दूसरा आता है ऑक्सीजन, और तीसरा हमारा जो होता है वो हमारा होता है नाइट्रोजन। ध्यान रखिएगा, हमारी आवर्त सारणी में फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होती है। विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा पहले नंबर पे ये होता है, दूसरे नंबर पे विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन की होती है, और तीसरे नंबर पे क्या होती है? नाइट्रोजन की होती है। तो जब हाइड्रोजन इन तीनों में से किसी के भी एक के साथ हाइड्रोजन क्या करता है? संयुक्त तो होता है, तो इनके साथ मिलने के बाद वह क्या करता है? हाइड्रोजन आबंध का निर्माण करता है, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार करता है। क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड? इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। तो हमने कहा इनके साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा? ये बनाएगा हाइड्रोजन आबंध। हाइड्रोजन आबंध का निर्माण कर रहा है। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। हमने कहा एग्जांपल ले रहे हैं HF का, हाइड्रोजन फ्लोराइड का एग्जांपल ले रहे हैं। इनके बीच में कैसे सहसंयोजक बंध बनता है? हमने कहा ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन का परमाणु, ये फ्लोरीन का परमाणु, ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉनों का क्या कर रहे हैं? साझा कर रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन कहां है? बिल्कुल मध्य में है दोनों के। लेकिन हम जानते हैं फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता यहां पर हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा है आवर्त सारणी में। तो इसलिए ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन के साझे वाले इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा होता है, ये बीच में नहीं रह पाता, ये थोड़ा सा इधर शिफ्ट होता है, यानी कि H यहां था F, ये शिफ्ट होके इधर की ओर चले गया, थोड़ा इसके पास चले गया, ये मध्य स्थिति पर नहीं रह पाया। और ऐसा होने से क्या होता है? इस फ्लोरीन पर थोड़ा सा एक ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, जबकि इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन दूर चले गए, ऋण आवेश दूर चले गया, इसलिए इस पर एक क्या हो जाता है? सूक्ष्म धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। और अब ये जो हमारा है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं H सिंगल बॉन्ड F। H पे क्या है? हम कहें थोड़ा सा सूक्ष्म धनावेश है, और F पे क्या है? सूक्ष्म ऋणावेश। इसके समीप एक ऐसा ही दूसरा अणु है जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं H सिंगल बॉन्ड F, फिर उसके बाद H सिंगल बॉन्ड F। तो अब क्या हो रहा है? इस हाइड्रोजन पर सूक्ष्म धनावेश था, इस पर सूक्ष्म ऋणावेश था, इस पर सूक्ष्म धनावेश था, इस पर सूक्ष्म ऋणावेश था, इस पर सूक्ष्म धनावेश और इस पर सूक्ष्म ऋणावेश था। तो अब फ्लोरीन और हाइड्रोजन, ये हम कह सकते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड का एक अणु है, ये दूसरा अणु है। इन दोनों अणुओं में इन दो ऋणावेशों के, एक ऋणावेश और एक धनावेश के कारण इस फ्लोराइड आयन तथा हाइड्रोजन के बीच में एक बंध बन जाता है, और इसी बंध को हम नाम देते हैं हाइड्रोजन आबंध। जैसे ये यहां बन रहा है वैसे ये यहां पर बनता है, वैसे ही अगर आगे बनाएंगे वहां पर बनेगा। तो इस प्रकार के बॉन्ड को हम कहते हैं हाइड्रोजन आबंध। ये जो बंध बना हुआ है ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं सहसंयोजक बंध है। यह इलेक्ट्रॉनों के सांझे से तैयार हो रहा है, जबकि ये वाला जो बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोजन आबंध, ये जो सूक्ष्म ऋणावेश आ गया है फ्लोराइड आयन पर, हाइड्रोजन आयन पर, इनके कारण क्या हो रहा है? इस बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण हो रहा है। तो ध्यान रखना, ये बॉन्ड क्या होता है? ये होता है शक्तिशाली, और इस बॉन्ड की तुलना में हाइड्रोजन आबंध क्या होता है? ये दुर्बल बल है। दुर्बल बल, शक्तिशाली बल, इनके बीच में शक्तिशाली बल कार्य कर रहा है, इनके बीच में दुर्बल बल कार्य कर रहा है, इसलिए इनको एक स्ट्रेट लाइन से, इनको डॉटेड लाइन से प्रदर्शित किया गया है। तो ये हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन आबंध। तो हाइड्रोजन
आबंध में भी जो बीच में ये बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोजन आबंध, यह भी एक प्रकार का अंतराण्विक बल है जिसे हम वांडरवाल फोर्स कहते हैं, वांडरवाल बल कहते हैं। तो हाइड्रोजन आबंध भी क्या है, एक वांडरवाल बल है। अब इसके यदि और एग्जांपल समझना चाहें, अब ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन आबंध ये जो दुर्बल बल तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये दुर्बल होने के कारण इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, इसकी बहुत वैल्यू है। यदि हम बात करें जल की, आप जानते हैं जल जो होता है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, जैसे यदि आपको उसको गैसीय अवस्था में परिवर्तित करना है तो आप क्या करते हैं, उसे गर्म करते हैं और आप देखते हैं उसको काफी अधिक ऊष्मा जब वो लेता है तब वो द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है। उसकी तुलना में यदि आप अन्य द्रवों को लेंगे तो वो कम ताप पर ही क्या हो जाते हैं, द्रव से वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगे। लेकिन जल को समय लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वहां पर भी हाइड्रोजन आबंध क्या होता है, लगा हुआ होता है, काम करता है। कैसे? आप देखिए, यदि मैं H2O का स्ट्रक्चर बनाऊं, एक दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं, हमने कहा H2O का, तो ये कैसे होता है, इसमें ऑक्सीजन ये हो गया, एक हाइड्रोजन यहां हो गया, दूसरा हाइड्रोजन यहां आ गया। इस ऑक्सीजन की फिर से ये कंडीशन आ रही है, हाइड्रोजन की इन तीनों में से किसी भी एक के साथ मिलेगा तो हाइड्रोजन आबंध का निर्माण होगा। तो अब क्या हो रहा है, ये जो हमारा जो ऑक्सीजन है इसकी विद्युत ऋणात्मकता है ज्यादा, तो इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में एक सहसंयोजक बंध जो बना था वो इसकी तरफ शिफ्ट हो गया, जिसके कारण इसमें थोड़ा सा क्या आ गया, ऋणावेश आ गया। इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं। हमने कहा इस पे क्या आ गया, छोटा सा एक ऋणावेश आ गया, जबकि इस हाइड्रोजन पे क्या आ गया, धनावेश आ गया। ठीक इसी प्रकार इनके बीच जो बॉन्ड बनेगा उसके कारण भी इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, एक सूक्ष्म ऋणावेश आ जाएगा और इस हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। ये तो H2O का एक अणु है। इसके दूसरे अणु की यदि बात करूं तो उसको मैं ऐसे बना सकता हूं, ये हमारे पास ऑक्सीजन आ गया, इधर की ओर हाइड्रोजन आ गया, इधर की ओर दूसरा हाइड्रोजन आ गया। अब इन दोनों के बीच में यदि मेरे को एक हाइड्रोजन आबंध बनाना है, या इसको ऐसे लिख लेते हैं तो हमें नया चित्र नहीं बनाना पड़ेगा। हमने कहा ये ऑक्सीजन आ गया, ये हम कह सकते हैं हाइड्रोजन आ गया, ये दूसरा हाइड्रोजन आ गया। अब देखिए इस ऑक्सीजन में क्या है, छोटा थोड़ा सा ऋणावेश है। बिल्कुल यही वाला प्रोसेस होगा ना, इन दोनों के बीच में जो सांझे के इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे, जिससे ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा वो ऋणावेशित हो जाएगा। ये हाइड्रोजन थोड़ा सा धनावेशित हो जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन भी थोड़ा सा धनावेशित हो जाएगा। तो अब इस ऑक्सीजन पे ऋणावेश और इस हाइड्रोजन पे धनावेश, ये एक दूसरे के साथ किसका निर्माण करेंगे, हाइड्रोजन आबंध का निर्माण करेंगे, और यही चैन क्या हो जाएगी, चलती चली जाएगी। तो जल के अणुओं के बीच में भी इस प्रकार के सांझे के इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो सहसंयोजक बंध बनते हैं वो तो बन ही रहे हैं, साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनते हैं, हाइड्रोजन आबंध का भी निर्माण होता है। इसलिए इस बॉन्ड को जब हमने अभी आपको स्टार्टिंग में कहा कि जल को वाष्प में, गैस में परिवर्तित करने के लिए ज्यादा ऊष्मा की आवश्यकता चाहिए, तो इसका अर्थ यह है कि इनके बीच जो बॉन्ड है वो इतने शक्तिशाली हैं कि उनको टूटने के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए। तो हाइड्रोजन आबंध इन दोनों सहसंयोजक बंधों के अलावा इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड लग रहा है, इस कारण से भी हम कह सकते हैं कि जल को हम कह सकते हैं द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए ज्यादा ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो प्यारे बच्चों, मुझे लग रहा है यहां पर आपको हाइड्रोजन आबंध भी समझ में आ गया होगा। उसको मैंने आपको दो एग्जांपल से समझाया, एक हाइड्रोजन फ्लोराइड के एग्जांपल से और दूसरा एक जल के अणु लेकर के उनके एग्जांपल से। तो मुझे लग रहा है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आज का टॉपिक काफी आसान था, जो कि वांडरवाल हम कह सकते हैं बल के बारे में था, या अंतराण्विक बल के बारे में था। देखा जाए ये चैप्टर काफी आसान है, पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा है इसमें, लेकिन आपको फोकस होकर समझना है प्यारे बच्चों। ये चीजें आगे बहुत काम आएगी। ध्यान रखना, जब हम कहते हैं कि किसी द्रव को गर्म करा वो वाष्प में परिवर्तित हो गया, तो ऐसे नहीं होते कि सिंगल सिंगल अणु जा रहे हैं। अणुओं के पूरे एक क्लाउड जाते हैं, गुच्छे जाते हैं, बहुत सारे अणु आपस में फिर भी क्या होते हैं, चिपके हुए रहते हैं। हमने कहा कि ये जल को गर्म किया तो ये वाष्प में परिवर्तित हो गया, तो वाष्प में इसका अर्थ ये नहीं है कि पूरा एक अणु बिल्कुल अलग हो गया, दूसरा अणु बिल्कुल अलग हो गया, नहीं, इन अणुओं के भी गुच्छे मिले रहेंगे आपस में, और तब ये क्या होंगे, वेपराइज होंगे ऊपर की ओर। तो अणु
सिंगल स्टेट में बहुत कम मिलते हैं, सामान्यतः मिलते ही नहीं हैं। और परमाणु तो बिल्कुल नहीं मिलते, केवल किन को छोड़ करके, अक्रिय गैस या आदर्श गैस के परमाणुओं को छोड़ करके। बाकी जितने भी तत्वों के परमाणु हैं वह एक से अधिक परमाणु आपस में संयुक्त होकर के अणुओं का निर्माण करते हैं, चाहे वो अपने समानार्थी परमाणुओं के साथ मिले, चाहे किसी दूसरे तत्व के परमाणुओं के साथ संयोग करें। तो मुझे लगता है ये चीज आपको आसानी से समझ आ गई होगी। यदि कहीं पर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। प्यारे बच्चों, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए। बच्चे देखते हैं, देख के चले जाते हैं, हमको भी क्या चाहिए, मोटिवेशन चाहिए प्यारे बच्चों। तो लाइक जरूर कीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात, शेयर कीजिए, जिससे जो भी नीडी स्टूडेंट हैं वहां तक इस वीडियो की अप्रोच हो पाए। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।